वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो हम लोग दोस्तों देख रहे हैं आरओ एग्जाम के PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका आप जीएस पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है PYQ पढ़ना। इससे आपको एग्जाम के ट्रेंड और पैटर्न के बारे में पता चलता है। तो अभी तक हमने दोस्तों यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके वाले PYQ कवर करा लिए हैं। उसकी क्लासेस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी के, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ये राष्ट्रीय पोषाहार वाला गलत है। अब आप लोगों के लिए साथ साथ एक्स्ट्रा काम मैं देते जा रही हूँ। बताइएगा कि राष्ट्रीय पोषाहार मिशन कब आया, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और बाकी ये तीनों जरूर याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिया है पंचवर्षीय योजना और वो किस विकास मॉडल पर आधारित थी, ये बताना है। तो पहली योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महलनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ जो है वो है अशोक रुद्र मॉडल। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4, पहला है हैरोल्ड डोमर, दूसरा महलनोबिस, तीसरा एस चक्रवर्ती और चौथा है अशोक रुद्र मॉडल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारत की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। तो हमारे देश की जो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र। फिर एक किसान जिसके पास 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक जोत है, इसको क्या बोला जाता है? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक या फिर लघु कृषक। तो 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर जोत वाले किसानों को बोला जाता है लघु कृषक। तो आप लोगों से यहीं पे एक सवाल है दोस्तों, आप सभी को बताना है कि सीमांत कृषक के लिए जोत कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कौन से कृषक जो हैं वो सीमांत कृषक कहलाते हैं। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। लघु कृषक आपको पता चल गया, 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक जोत वाले। अब सीमांत कृषकों के बारे में आप बताइए। फिर अगला सवाल दिया गया है कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार जो है वो 5 करोड़ तक है, उन्हें जाना जाता है छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम या फिर मध्यम उद्यम। तो देखिए, ये कहलाते हैं सूक्ष्म उद्यम। सूक्ष्म उद्यम कहलाते हैं कि जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक और जो कारोबार है वो 5 करोड़ तक है, तो इनको बोला जाता है सूक्ष्म विनियोग, सूक्ष्म उद्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत का जो कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल है 2020, इसमें आवश्यक वस्तुओं के बारे में है, संविदा कृषि के बारे में है, कृषि उत्पादन विपणन समितियों के बारे में भी है, लेकिन MSP के बारे में इसमें नहीं दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। आगे फिर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया, साझेदारी अधिनियम 1932 में, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम जो है ये 1870 का नहीं है। ये कब का है इसको बताइए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करना है, फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है डॉक्टर सी रंगराजन, IG पटेल, D सुब्बा राव और मनमोहन सिंह। तो इसमें देखिए कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हैं डॉक्टर IG पटेल।
उसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बाद हैं सी रंगराजन और उसके बाद हैं डी सुब्बा राव। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा सीक्वेंस। ठीक है, आगे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी या फिर गांधीवादी समाजवादी। तो आप सभी को पता है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय यानी AGR की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? ब्याज आय, लाभांश यानी डिविडेंड या फिर विदेशी मुद्रा लाभ यानी फॉरेक्स गेन। तो देखिए जो सकल आय है, ठीक है, NGR नेशनल तो इसमें देखिए इसमें तीनों आते हैं, ब्याज भी आता है, डिविडेंड भी आता है और फॉरेक्स गेन भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें देखिए उस हिसाब के करंट अफेयर्स से पूछा गया है। इसमें बस देख लीजिए कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। ये सारी चीज़ें देखिए आपको जब आर्थिकी पढ़ाई जाएगी, मिसलेनियस जब मैं पढ़ाऊंगी तो सब कुछ आपको अपडेट करा दूंगी। ये जब पेपर हुआ था तो उस टाइम से पूछा गया था। अब आपको 2023, 24, 25 की GDP के हिसाब से पढ़ना है। आगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या फिर दिल्ली? तो सिडबी का जो मुख्यालय है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। फिर मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान प्रभावी या फिर प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय। तो मौद्रिक नीति होता है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए जो हम प्रत्यक्ष उपाय कहते हैं, वो उससे संबंधित नीति मौद्रिक नीति है। फिर अगला सवाल दिया गया कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। मुद्रास्फीति लेनदारों के लिए, ब्रांड व प्रभुति के निवेशक, देनदार या फिर उपभोक्ता। तो मुद्रास्फीति जो है ये लेनदारों के लिए लाभकारी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? IMF जो लोन देती है उसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? आर्थिक विकास हेतु परियोजना के लिए, केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने के लिए नहीं, औद्योगिक विकास के लिए, पूंजी निर्माण के लिए नहीं, बल्कि भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रीन बॉन्ड के बारे में। तो इसमें देखिए चौथा जो स्टेटमेंट है कि हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता का निवेश है, ये गलत है। इसके अलावा ये जो हरित बॉन्ड होता है ये केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। इसका उपयोग 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने पहली बार किया था और ये वित्त बाजार नवाचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है और 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। बैंक दिया हुआ है और किस प्रकार के बैंक हैं आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो ये देखिए सार्वजनिक बैंक है। वहीं ICICI बैंक क्या है? ये प्राइवेट निजी बैंक है। सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है और वहीं सारस्वत बैंक जो है वो सहकारी बैंक है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, हो सकता है रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसमें देखिए इसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3 जो हैं वो सही हैं। आगे कथन और कारण दिया गया, एग्जाम में पूछा गया आपके।
कथन दिया गया अभिकथन कि जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो चालू घाटा जो है हो जाते हैं, तो उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है, कैट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। और जब चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। नहीं, ये गलत है। आगे, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है नीला बॉक्स सहायिका। नीला बॉक्स सहायिका जान जाइए कि WTO के अंतर्गत जब सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है। आगे, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार कैसे किया जा सकता है? बिक्री कीमत में वृद्धि करके, सही, बिक्री मिश्रण को बदल करके और परिवर्तनशील लागत को कम करके। तो ये सभी यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? निरक्षरता भी है, स्वास्थ्य भी है, रोजगार के अवसर भी हैं, लेकिन परिवहन के साधनों की कम संख्या जो है ये गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है। ठीक, तो दोस्तों हमने देखिए इकोनॉमिक के अर्थव्यवस्था के हम MCQ प्री वाईक्यू करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए, आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहेंगे। 2 से 4 वीडियो में ये पूरा कवर हो जाएगा, बस पढ़ते रहिए। साथ में दोस्तों अगर आप लोग RO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे MP PCS है, उत्तराखंड PCS, बिहार PCS आने वाला है, UP SI है, ठीक है, तो इन सभी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं, जहां पे आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज़ भी कराई जाती है। डेली आपको PYQ भी दिए जाते हैं। तो बस पढ़ते रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।